प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी राजस्थान की रजत बूंदे पाठ का सारांश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हमने कई भागों में पढ़ा। सभी भागों की कड़ियाँ आपस में जुड़ जाएं और परीक्षा के समय कम समय में आप पुनरावृत्ति कर सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम सभी राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के सारांश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसका शीर्षक है, राजस्थान की रजत बूंदें। रजत का अभिप्राय चांदी होता है, यानी चांदी जैसी चमकती बूंदें और अमृत जैसा मिठास। इस बूंदों के लिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। मरुभूमि, जहाँ पे पानी की बूंदें जान से भी अधिक कीमती हो, पानी के लिए लोग जान गंवानी पड़ती है। जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला पशु ऊंट, यहाँ तक कि एक कथानक में आता है कि ऊंट का मालिक जो है प्यासा हो जाता है, पानी के अभाव में मरने लगता है, तो अपने ऊंट को मार के उसके पेट के अंदर ब्लाइडर होता है जो पानी को स्टोर किए रहता है। ऐसी दंत कथाएँ, ऐसी कथाएँ सुनने को मिलती हैं। अब उस ज़माने की बात रही हो जब अनुपलब्धता हो। आज परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदल गई हैं, सरकारें और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे वहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन बात उस समय की है जब पानी के लिए वहाँ पे संघर्ष था। लोग स्वयं के बनाए हुए तरीके पे पानी पे डिपेंड होते थे, ज़्यादा संसाधन नहीं थे। तो आइए हम सभी सारांश में देखते हैं कि यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है कि वहाँ पे जल की समस्या का समाधान हो गया कुएं के निर्माण से, बल्कि ज़मीन की अतल गहराइयों में जीवन की भी एक पहचान है कि अगर व्यक्ति में दृढ़ निश्चय है तो वह पत्थर को भी पिघला सकता है। रेगिस्तान, मरुभूमि, जहाँ पे कोई पेड़ पौधे, केवल कैक्टस यानी नागपनी, जहाँ पे कम पानी पे होता है, उसके अलावा कोई पौधा नहीं होता है। जनजीवन, किस तरह अपने को सरवाइव करना, किस तरह अपनी जीविका को बनाए रखना, ये बड़ी कठिन साधना है। लेकिन व्यक्ति के अंदर अगर अदम्य साहस है तो कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी उसके अनुकूल हो जाती हैं। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये कोई कविता नहीं है, न कि ये कहानी है। इसमें कोई पात्र है, कोई मुख्य पात्र है, कोई सहायक पात्र है, कोई कथानक है, कोई घटना है। ये वास्तव में पानी की एक आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये राजस्थान की रजत बूंदें पूरी तरह से पानी को संरक्षित, पानी के लिए प्रयास, पानी जो जीवन का संसाधन है, जीवन के लिए अनिवार्य है, उसके संरक्षण के लिए, उसके पानी के लिए कैसा प्रयास होता है, उसका कलात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पे इस चैप्टर में देखने को मिलती है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। आपने पूरे चैप्टर में देखा है, वो बताता है कि कुएं खोदने के लिए एक विशेष लोग होते हैं जिन्हें चेलवाजी कहते हैं। चेलवाजी काम कर रहा है। चेलवाजी आपको मैंने पाठ के अंतर्गत भी बताया था कि कुएं खोदने में जो स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ होते हैं, जो कुएं खोदने का काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, वह चेलवाजी होते हैं। ये बसौली से खुदाई कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि कुदाल और फावड़े नहीं, क्योंकि वो जगह ही नहीं है, क्योंकि उसका जो कुएं का व्यास होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए उसमें न तो आप चौड़ी जगह होती है, बहुत पतली जगह होती है, इसलिए उकड़ू बैठ के और वह कार्य करते हैं जिसे बसौली, 1-1.5 फीट का ये बसौली होता है, जो उसमें लोहे का फल होता है। अंदर भयंकर गर्मी है। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि ताज़ी हवा अंदर दम घोटू गर्म हवा उससे बाहर निकल जाती है। ये कभी कभी चलबाजियों को अपना जान भी गंवाना पड़ता है। हमारे यहाँ भी निर्माण होता है, देखिए, जल को जो है निस्तारित करने के लिए उसमें सोख्ता का निर्माण होता है। शौचालय के जल को निस्तारण करने के लिए सोख्ता बनाने की विधि होती है, जबकि एक तरह का कुएं जैसा ही प्रयास है, लेकिन कुएं का प्रयास तो और कठिन है। उसमें काफ़ी कम जगहों पे बड़े अंदर तक, गहराई तक खुदाई होती है। कभी कभी गैस रिसाव से उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे ही वहाँ पे चलबाजी को भी इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवानी पड़ती है। दमघोटू हवा बाहर निकल जाए, इसलिए
वहाँ ऊपर मौजूद लोग रेत का प्रयोग करते हैं। इस रेत में पत्थर के टुकड़े भी होते हैं, चलबाजी के सर फूट सकते हैं, इसीलिए वह कांसे की, पीतल की, अन्य किसी धातु के एक बर्तन की टोप जैसा होता है वो पहने रहते हैं, ताकि वो चोट न लगे। और थोड़ी खुदाई होने पे इकट्ठा हुए मालवा, जो मलबा होता है, कचड़ा होता है, उसे बाल्टी या डोल के जरिए बाहर नहीं, ज़्यादा कचड़े नहीं रख सकते क्योंकि उनको भी रहना है, बसौली के साथ रहना है, कम सीमित जगह है, इसलिए वहाँ पे मालवा या जो को निकालने के लिए बाल्टी या डोल का प्रयोग किया जाता है। चलबाजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। ये नहीं कि आप 2 दिन का काम सीख के आप जो है चलबाजी का काम शुरू कर दें, जिन्हें चेजारो कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये कठिन साधना और निधिध्यासन काफ़ी प्रयास के द्वारा व्यक्ति इस प्रक्रिया में होके गुजरता है। चलबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त करना अपने आप में भी एक कठिन काम है। जो प्रशिक्षित होते हैं, जो दक्ष लोग होते हैं, वही लोग इस कार्य में शामिल होते हैं। कुएं से छोटी होती है परंतु गहराई कम नहीं होती है। कुएं में न सतह बहने वाला पानी आता है न भूजल का। देखिए यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि कुएं और कुएं का बेसिक मूलभूत अंतर क्या है। कुएं और कुएं में गहराई तो सेम होती है, लेकिन जल निर्धारण की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कुएं का जल न तो भूगर्भीय है, न तो आसमान से गिरने वाला बारिश का पानी है, बल्कि नेत नेत चलने वाली रेत के कणों में से निकलने वाली एक सनय सनय चलने वाली एक प्रक्रिया है। जबकि कुएं का जल भूगर्भी जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो वहाँ पे कहीं भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ आप महसूस करते हैं कि दोनों में विशेष अंतर। एक शब्द से और भी स्पष्ट करता है कि कुई स्त्रीवाचक शब्द है और कुआं जो है पुरुषवाचक शब्द है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पुरुष से बिलोंग करते हैं और जो स्त्रीवाचक हो सकते हैं, कभी कभी हमारे मन में भ्रम आ जाता है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे पुलिस, अभी ज़्यादातर लोग पूछा जाता है। मैंने कई कक्षाओं में, चर्चाओं में पूछा है तो पुलिस को लोगों ने पुल्लिंग बताया है, यानी उसे मैस्कुलिन जेंडर बताया है, जबकि पुलिस स्त्रीवाचक शब्द है। कहीं नहीं आप सुने होंगे कि पुलिस आ गया, कभी भी आप सुनते हैं पुलिस आ गई, तो पुलिस शब्द स्त्रीवाचक। ठीक उसी प्रकार कुएं भी स्त्रीवाचक है, कुआं जो है पुरुषवाचक है। ये ध्यान में हमें रखना होता है। कहते मरुभूमि में रेत अधिक है, यहाँ वर्षा का पानी तुरंत भूमि में समा जाता है। इसी आधार पे पानी को एक पट्टी चलती रहती है और पट्टी पे ही पानी रुकता है, और कुएं पट्टी मिलने पे उसका कार्य रोक दिया जाता है। कहते इसी आधार पे पानी को भी वर्गीकरण किया गया है, पानी का भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि पानी 3 प्रकार के, एक पालर पानी, दूसरा पाताल पानी और तीसरा रेजाड़ी। जो बारिश का जल होता है, जैसे पोखरे में, जो है नदियों में, ये पानी जो होता है ये पालर पानी होता है। बारिश के जल को पालर पानी कहते हैं, और जो पानी भूगर्भ से आता है उन्हें पाताल पानी कहते हैं। यहाँ पाताली पानी जो कुएं से निकलता है उसे कहते हैं पाताली पानी। लेकिन और जो पानी कुएं में होता है उसे रेजाड़ी पानी कहते हैं, क्योंकि वर्षा की माप को रेजा शब्द से नापा जाता है, इसलिए उन्हें रेजाड़ी कहते हैं। तो कुएं में रेजाड़ी पानी आता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से लेकर 50-60 तक नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी का परिवर्तन देखकर जो है पता लगा लेते हैं कि पट्टी जो है अब पट्टी मिलने वाली है। जो अनुभवी लोग होते हैं मिट्टी में हो रहे परिवर्तनों से पट्टी को जान लेते हैं। पट्टी का जानना मतलब कुएं का निर्माण सफल, और जहाँ पट्टी नहीं मिली वहाँ कुएं का निर्माण नहीं हो सकता है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है। पानी पीने के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ भी कुएं की खुदाई कर दें, भूगर्भी जल मिलता रहे, लेकिन वो पानी खारा ही मिलेगा, समुद्री पानी जैसा होता है, इसलिए वहाँ पे मजबूरी है कुइयाँ ही बनाई जाती है। पट्टी का तभी पता चलता है जब बरसात का पानी एकदम नहीं समाता,
पता चलता है यहाँ पे पानी एकदम गायब नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पट्टी होगी। यह पट्टी वर्षा के पानी को गहरे भूजल को पानी से मिलने से रोकती है। पट्टी का मुख्यतः काम भी है कि ये जो बारिश का पानी है उसे भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर से मिलने से रोकती भी है। अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग अलग होते हैं, वो आपस में चिपकते नहीं, जबकि मिट्टी या कण में ऐसा गुण देखा जाता है। इसलिए मिट्टी के कण देखें, जब थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, पपड़ियाँ पड़ के और उसमें दरारें हो जाती हैं, जबकि आप रेतीली भूमि पे नहीं देखते हैं, दरारें नहीं फटते हैं। वहाँ पे दरारें जैसी प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि उसमें बिखराव है, और बिखराव ही बचाव है, क्योंकि उसमें पानी की बूंदें अंदर रह जाती, दरार पड़ने के कारण नमी निकल जाती है, दरारें नहीं पड़ती हैं। वर्षा का जल अगर भीतर समाया अंदर ही रहता है, और यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाता है। देखिए यहाँ फिर बात आ गई कि राजस्थान के पानी को 3 भागों में बांटा गया है। पालर यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। दूसरा रूप पाताल पानी है, जो कुएं से निकाला जाता है। तीसरा है रेजानी पानी, यह धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने वाला पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा का रेजा शब्द से मापन होता है, जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर में बारिश के जल को मापते हैं, वैसे वहाँ पे रेजा शब्द में नापा जाता है। यह रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग होता है, अन्यथा ये भी खारा हो जाता। अगर ये पट्टी न होती तो वो अमृत जैसा मिलने वाला पानी भी खारा हो जाता। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेटती है कुएं। यह 4-5 हाथ के व्यास पर 30-60 या लेकर 30 से लेकर 60-65 हाथ की गहरी होती है। कुएं का प्राण है चिनाई, इसकी चूक चेजारों को का प्राण ले सकती। मैंने बताया थोड़ी सी चूक जो ऊपर की चिनाई है उनके ऊपर गिर सकती है, वो मलबे में दब सकते हैं। इसलिए दिन भर की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकाला जाता है और निकाल कर हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट से की जाती है, रस्से से उसे बांधा जाता है या रोका जाता है। कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास से एक मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। हर कुएं के तल पर दीवार के साथ साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। गोला न बिछाएं तो जो चिनाई है उसके बीच का जो गैपेज है वो नीचे गिर जाएगा। इस तरह हर घेरे की कुएं बदलती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं की रस्सी के कुंडली का एक घेरा बनाने के लिए 15 हाथ यानी जितनी गहरी कुएं की खुदाई उसका 3 गुना 4 गुना आपको रस्सी की जरूरत होती है। इसलिए करीब 4000 हाथ लंबे 30 फीट कुएं की खुदाई के लिए लगभग 4000 हाथ लंबे रस्सी की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि पत्थर की खीप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लट्ठों से किया जाता है। ये अरड़ी, बड़, बावल, कुम्बट पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा इन्हें फिर खीप की रस्सी से बांधा भी जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है। कुएं के सफलता का उत्सव मनाया जाता है। जैसे कोई भी नव निर्माण हो तो उत्सव का माहौल होता है, ठीक वैसे ही कुएं के निर्माण में भी उत्सव का माहौल होता है। पहले काम पूरा होने पे विशेष भोज भी होता था। चेजारों को तरह तरह की भेंट दी जाती है। वर्ष भर 30 त्योहारों पर भेंट, फसलों में हिस्सा आदि दिया जाता है, परंतु धीरे धीरे परंपराएं वहाँ भी बदल जा रही हैं। अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुएं खोदते हैं। वह स्वयं अपना कार्य कुएं खोदने का काम करते हैं। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी धीरे धीरे रिसता है। मुंह बड़ा होने पर कम पानी नीचे फैल जाएगा, ऊपर की ओर आ ही नहीं पाएगा, उसको निकालना कठिन हो जाएगा। छोटे से व्यास की कुएं का पानी 2 या 4 हाथ
ऊपर जगह ले लेता है। पानी निकलने के लिए छोटी चडस बाल्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, एक कपड़े का एक थैला होता है जिनको चडस कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। दूसरे, छोटे मुंह को ढकना सरल है। तीसरे, बड़े मुंह का पानी भाप बनकर उड़ने की संभावना है, इसलिए कुइयों के ढक्कन पर ताले भी लग ले रहे, क्योंकि अमृत जैसा पानी बड़े मुश्किल से पूरे दिन में 2-4 घड़े ही मिल पाते हैं, इसलिए पानी की सुरक्षा भी की जाती है। उस पर ताले भी लगाए जाते हैं। यदि कोई गहरी है तो पानी खींचने की सुविधा के लिए ऊपर गिरनी या चक्री भी लगाई जाती है, ये गरेड़ी या फरेड़ी भी कहलाती है। खड़िया पत्थर की एक पट्टी एक बड़े क्षेत्र से गुजरती है। इस कुएं को निजी संपत्ति होते हुए भी सार्वजनिक मानी जाती है, क्योंकि जो जगह में बनाई जाती है वह सार्वजनिक क्षेत्र की जगह होती है। कुएं बनाने के लिए आप अपने मन से नहीं बना सकते हैं, ग्राम पंचायत की आपको परमिशन आदेश की ज़रूरत होती है। इसकी स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी अधिक विभाजन होता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर भी नहीं है। ये पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाढ़ जैसे क्षेत्रों में मिलता है। कारण है कि इस क्षेत्र के गाँव में लगभग हर घर में एक कुएं है, जाकि ये पिट्टी इस तरह आपने देखा कि राजस्थान की ये रजत बूंदें वास्तव में रजत जैसी होती हैं, काफ़ी कीमती होती हैं। पानी के लिए होने वाला संघर्ष निश्चित तौर पे हमें भी जीने का एक जो है हमारा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि अगर ज़िंदगी हमें जीना है तो संघर्षों के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि संघर्ष ही हमारे असली साथी हैं और सफलता तक पहुंचाते हैं। राजस्थान के लोगों का ये प्रयास स्थानीय स्तर पे यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बताने में पूर्णतः सफल होता है कि आवश्यकता अगर है तो निश्चित तौर पे कोई न कोई आविष्कार भी जरूर हो जाएगा। आशा है कि आप सभी इस चैप्टर का सारांश को भली बात समझे होंगे। चलिए, आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।